नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम धीरे-धीरे आधुनिक कविता के इतिहास के आखिरी पड़ाव तक पहुंच रहे हैं और आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं 1960 के बाद की हिंदी कविता पर, यानी साठोत्तर आंदोलन और समकालीन हिंदी कविता पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। और जब हमारा ये आधुनिक कविता का इतिहास जिस दिन पूरा होगा, उस दिन हम पूरे भारतेंदु युग से लेकर के समकालीन कविता तक की जो प्रक्रिया है विकास की, आधुनिक कविता की, हिंदी कविता की, उसे हम अच्छी तरह से समझेंगे ताकि आप अच्छी तरह से आधुनिक हिंदी कविता के स्वरूप को समझ सकें, उसके विकास के प्रमुख चरणों को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए? सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि साठोत्तर शब्द है क्या। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, 60 प्लस उत्तर, यानी उत्तर का मतलब होता है बाद, मतलब हुआ 60 के बाद लिखी गई कविता साठोत्तर कविता है। सबसे पहली बात तो ये। अब 1960 के बाद की कविता साठोत्तर कविता कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 7वें दशक के पश्चात रचित कविता को समकालीन कविता नाम मिलता है। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि कई विद्वान, खासतौर से डॉक्टर बच्चन सिंह और विश्वंबर नाथ उपाध्याय, वे कहते हैं कि 1960 के बाद लिखी गई जितनी कविता है वो साठोत्तर समकालीन कविता है। और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो 1960 से 70 तक को साठोत्तर काव्य आंदोलन का वर्ष मानते हैं और उसके बाद की कविता को समकालीन कविता कहते हैं। तो हम इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे और इस सत्र को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये कविता का वो बिंदु है, हिंदी कविता का वो बिंदु है जहां पर कविता सीधी कटु यथार्थ में आंखें डालकर आर पार होने की कोशिश करती है और जिंदगी को इस बेपर्दगी के साथ हमारे सामने रखती है कि उसका चाहे घिनौना रूप हो, चाहे सांवला सलोना रूप हो, वो हमारे हृदय को झकझोर कर रख देता है। और उसी से हम आज रूबरू होने वाले हैं। तो दूसरा बिंदु है, 7वें दशक के पश्चात रचित कविता को समकालीन कविता नाम मिला। दोस्तों, जब हम बात करते हैं 7वें दशक की, तो हमारा मतलब होता है 1960 के बाद का समय, क्योंकि 61 से 7वां दशक शुरू हो जाता है। और जब हम बात करते हैं 8वें दशक की, तो 1970 के बाद का समय। और जब हम बात करते हैं 9वें दशक की, तो 1980 के बाद का समय। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लें ताकि आपको बिल्कुल किसी तरह का कोई भ्रम इस बात को समझने में ना रहे। डॉक्टर विश्वंबर नाथ उपाध्याय और डॉक्टर बच्चन सिंह ने समकालीन कविता को ही साठोत्तरी कविता कहा है। डॉक्टर विश्वंबर नाथ उपाध्याय, जो कि राजस्थान हिंदी विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए थे, हमारे अग्रज, हमारे सम्माननीय, आदरणीय, उन्हें बहुत सम्मान के साथ मैं स्मरण करती हूं। वे और डॉक्टर बच्चन सिंह ने समकालीन कविता को ही साठोत्तरी कविता कहा। साठोत्तर वर्षों में कविता तूफानी दौर से गुजरी। क्या अर्थ है इस तूफानी दौर का? तूफानी दौर का अर्थ होता है, देखिए, एक तो काव्य धारा ऐसे चलती है बिल्कुल निरंतर प्रवाहमान अपनी गति से। दूसरा, एक धारा ऐसी होती है जिसमें बहुत उठापटक होती है, तूफान आते हैं। तो वैसे ही कविता के स्वरूप में हर क्षण, हर वर्ष एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ, एक नया आंदोलन उठ खड़ा हुआ। और ये जो तूफानी दौर शब्द का इस्तेमाल यहाँ किया गया है दोस्तों, ये 1960 के बाद के आंदोलनों के लिए है, क्योंकि एक के बाद एक हिंदी कविता में इतने आंदोलन इस दौर में शुरू हुए 1960 से 1970 के बीच कि कविता के वास्तविक स्वरूप को पहचानना ही मुश्किल हो गया और कविता कहीं इस बीच खो सी गई। इसलिए यहां यह शब्द इस्तेमाल किया गया है कि साठोत्तर वर्षों में कविता तूफानी दौर से गुजरी। अधिकांश साठोत्तर कवियों ने शोर अधिक किया है, कविता को आंदोलनों से जोड़कर नाम अधिक उछाले, लेकिन कविताएं कम लिखी गई। यानी कम लिखने का मतलब यह है, कविताओं की संख्या तो बहुत थी, लेकिन उनमें से सही रूप में कविता कहलाने योग्य कविताएं बहुत कम थी। केवल क्या किस बात की गहमा गहमी रही 1960 के बाद? शोर, नामों का शोर रहा कि ये कविता आंदोलन, वो कविता आंदोलन। और कविताओं को अब धारा से नहीं जोड़ा गया, जैसे छायावादी काव्य धारा, जैसे प्रयोगवाद, जैसे प्रगतिवादी काव्य धारा, धारा से नहीं जोड़ा गया, बल्कि उन्हें एक आंदोलन का नाम दिया गया। आंदोलन और धारा में फर्क है दोस्तों। आंदोलन
आमूलचूल बदलाव के लिए होते हैं और धारा नदी की निरंतर शांत भाव से वातावरण को अपने मधुर स्वर से गुंजायमान करती हुई निरंतर प्रवाहमान होती है। और आंदोलन तूफान की तरह उठते हैं एक निश्चित बदलाव के लिए, एक निश्चित उद्देश्य, एक सीमित दृष्टिकोण को लेकर के, और कुछ ही समय बाद शांत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जैसा कि आप इतिहास में पढ़ चुके हैं बहुत सारे आंदोलनों के विषय में। तो उसी तरह से ये काव्य आंदोलनों का दौर था, इसीलिए यहां तूफानी दौर कहा गया। डॉक्टर बच्चन सिंह इस संदर्भ में लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का 1960 के बाद की कविता के विषय में, यानी कविता आंदोलनों के विषय में। वे लिखते हैं, सन 1962 में चीन भारत युद्ध के परिणाम स्वरूप देश का स्वाभिमान बुरी तरह से आहत हुआ। देखिए दोस्तों, हर बार मैं आपसे ये कहती हूं कि हम समकालीन परिस्थितियों से हटा करके, अलग कर, काट कर हम कविता के स्वरूप को देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कवि एक संवेदनशील व्यक्ति होता है और उसकी अनुभूति जितनी गहरी होती है, अभिव्यक्ति उससे भी कहीं अधिक प्रबल और सशक्त होती है। यही कारण है कि डॉक्टर बच्चन सिंह जब साठोत्तर कविता आंदोलनों पर बात करते हैं तो वे चीन भारत युद्ध से अपने वक्तव्य की शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक साहित्यकार इस बात को बखूबी समझता है कि कैसे राजनीतिक परिस्थितियां, कैसे समकालीन परिवेश साहित्य को गहराई से प्रभावित करता है। तो वे लिखते हैं, सन 1962 में चीन भारत युद्ध के परिणाम स्वरूप देश का स्वाभिमान बुरी तरह से आहत हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें भारत की जीत नहीं हुई, इसलिए स्वाभिमान आहत हुआ। कविता हताशा की दिशा में मुड़ गई। अब क्योंकि जब कोई भी देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पराजित होता है, और देश वो हो जिसने अभी 1947 से, यानी कुछ ही वर्ष पहले अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हुए अपने स्वयं के कदमों पर, पैरों पर चलना शुरू किया है, तो उस स्थिति में निराशा बहुत आसान हो जाती है लोगों के हृदय पर छा जाना। तो परिणाम यह हुआ कि माहौल में, परिवेश में एक निराशा और हताशा का भाव हो गया। लोगों का आत्मविश्वास, जनता का आत्मविश्वास हिल गया कि क्या हम स्वतंत्र भारत में सर उठाकर इस अंतरराष्ट्रीय जगत में अपने आप को स्थापित कर सकेंगे? तो इसका असर सीधा कविता पर पड़ा। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, कविता हताशा की दिशा की ओर मुड़ गई, यानी जितनी भी कविताएं लिखी वे निराश मनोवृत्तियों को अभिव्यक्त करती थी। आगे चलें। प्रयोगवादी वैयक्तिकता ने नए गुल खिलाने शुरू कर दिए। नए गुल खिलाने का मतलब है कि नए रूप में सामने आई। प्रयोगवाद में वैयक्तिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी हिंदी कविता की, और अब वो नए रूप में सामने आई, यानी वैयक्तिकता इतनी अधिक बढ़ गई कि हर कवि कोई ना कोई पत्रिका निकालकर नए काव्यांदोलन शुरू कर देता था, यानी काव्यांदोलनों का दौर शुरू हो गया। और ये वैयक्तिकता इतनी बढ़ गई कि हर व्यक्ति अपने नाम के साथ एक कविता आंदोलन को जोड़कर नाम कमाने की लालसा में था, और उस बीच कविता कहीं मर सी गई। तो वे लिखते हैं, हर कवि कोई ना कोई पत्रिका निकालकर नया काव्यांदोलन आरंभ कर देता था। नवलेखन, सूर्योदयी कविता, अकविता, बीटनिक कविता, नवगीत आदि कविता ने कुकुरमुत्ताई आंदोलन है जो एक क्षण जन्मते हैं और दूसरे क्षण मर जाते हैं। कुकुरमुत्ताई यानी जैसे कुकुरमुत्ता आज जन्मा और अगले ही क्षण वो समाप्त भी हो जाता है, उसका जीवन काल बहुत कम होता है। उसी तरह से ये जो काव्य आंदोलन जिनके नाम लिए गए हैं यहाँ पर दोस्तों, ये सब कविता आंदोलन है जो 1960 के वर्षों में हमारे सामने आए। नवलेखन, सूर्योदयी कविता, अकविता, बीटनिक कविता और नवगीत, ये तो कुछ नाम है। लगभग 44-45 कविता आंदोलनों के नाम हमें इधर उधर देखने को मिलते हैं। तो इन कविता आंदोलन, ये ऐसे आंदोलन थे जो कुकुरमुत्ते की तरह से उगे, एक क्षण जन्मे और दूसरे ही क्षण समाप्त हो गए। इस दौर के अधिकांश कवि अमरीकी गिन्सबर्ग के बीट आंदोलन से प्रभावित थे। कौन है ये अमरीकी गिन्सबर्ग? इरविन एलन गिन्सबर्ग एक अमेरिका के कवि हुआ करते थे दोस्तों, और उन्होंने 1956, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 1956 में एक अंग्रेजी कविता लिखी, हाउल। एक लंबी कविता थी और बहुत ही प्रसिद्ध हुई ये कविता, और उसकी रातों रात इतनी प्रतियां बिक गई उनकी उस छपी हुई कविता की। इस कविता में उन्होंने पूंजीवाद के खिलाफ आवाज उठाई और नई प्रयोग धर्मिता की बात की, नए शिल्प के क्षेत्र में नई बात थी कि नए भाव के क्षेत्र में कविता में नई बात लेकर के वो आए। और बच्चन सिंह मानते हैं कि अमरीकी गिन्सबर्ग कि जो ये बीट आंदोलन था, और इसको कहा गया बीट। अब ये जो बीट शब्द है दोस्तों, जैसे हार्ट बीट दिल की धड़कन के लिए इस्तेमाल होता है, बीट का एक अर्थ पीटना भी होता है। तो यहां पर संगीत को
के रूप में इसको स्वीकार किया गया, संगीत की लय से इसको स्वीकार किया गया। और गिन्सबर्ग ने इसका संबंध, इस शब्द का संबंध, जैसे संगीत की जो बीट्स होती हैं, जो धड़कन होती है, जो थाप होती है संगीत की, वो हमें एक आनंद विभोर कर देती है, उसी तरह से उन्होंने इस बीट आंदोलन का चरम लक्ष्य आनंद की प्राप्ति माना और बीट शब्द का अर्थ उन्होंने आनंद के रूप में ग्रहण किया। तो इस आंदोलन से बच्चन सिंह के अनुसार ये जितने भी काव्य आंदोलन वाले कवि थे, ये सब इस बीट आंदोलन से प्रभावित थे, क्योंकि उनका मानना था कि गिन्सबर्ग का बीट आंदोलन जितना लोकप्रिय हुआ अमेरिका में, हो सकता है कि ये हमारे द्वारा शुरू किए गए आंदोलन भी उतने ही लोकप्रिय हो जाएं। और एक और बात यहां इस संदर्भ में मुझे याद आ गई, मैं आपको बताना चाहूंगी जानकारी के लिए, कि गिन्सबर्ग एक ऐसे व्यक्ति थे, जब उनकी हाउल कविता बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई, वे कवि के रूप में स्थापित हो गए, तो उन्हें अलग अलग स्थानों पर काव्य पाठ के लिए बुलाया गया। वे भारत भी आए दोस्तों, और भारत आकर 2 वर्ष तक वे भारत में रहे। भारत के कवियों से उनका संपर्क हुआ, और सबसे बड़ी बात कि वे भारतीय संस्कृति से इतने अधिक प्रभावित हुए कि जब वे लौट कर गए तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और जब उनकी मृत्यु हुई, उनका निधन हुआ, तो उनको उसी संस्कार के तरीके से दफनाया गया, उनका अंतिम संस्कार किया गया बौद्ध धर्म की प्रक्रियाओं के अनुसार। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति, जो इतना महान कवि अमेरिका का, और वो भारत आया और भारत के रंग में रंग गया। और यहां तक कि उनकी कुछ एक कविताएं ऐसी भी हैं जिनमें प्रतीक कहीं भारतीय कला प्रतीकों से लिए गए हैं। किसी एक कविता का मुझे ध्यान आ रहा है कि अकबर के मकबरे में कोई एक प्रतीक है जिसको उन्होंने वहां इस्तेमाल किया। तो इतना अधिक वे भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए। ये बात प्रसंगवश जानकारी के लिए मैं आपसे शेयर कर रही हूं। आगे चलते हैं। इस दौरान लगभग 44, जैसा कि मैंने आपको बताया, 44 कविता आंदोलनों के नाम सुनने में आए। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने इस दौरान एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था नई कविता, स्वरूप और समस्याएं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नई कविता, स्वरूप और समस्याएं किसकी कृति है, तो हमें याद होना चाहिए डॉक्टर जगदीश गुप्त की एक बहुत ही उल्लेखनीय कृति है। इसमें उन्होंने कविता आंदोलनों की जो 1960 के बाद उदित हुए उनकी सूची दी, और इसमें कविता आंदोलनों की संख्या उन्होंने 27 बताई। उन 27 कविता आंदोलन, देखिए मूलतः आवाज सुनाई देती है 44 की। जगदीश गुप्त ने 27 कविता आंदोलनों का जिक्र किया, और यहां हम बात कर रहे हैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि बहुत कुछ कहने के लिए इन कविता आंदोलनों के विषय में है नहीं, लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा कविता आंदोलन किस पत्रिका से जुड़ा हुआ है या इसके सूत्रधार कौन थे, तो वो महत्वपूर्ण जानकारी हम यहां शेयर करते हैं। तो 11 कविता आंदोलनों पर हम यहां बात करने वाले हैं संक्षेप में। तो सबसे पहला कविता आंदोलन है सनातन सूर्योदयी कविता, दूसरा है अभिनव कविता, तीसरा है बीट कविता जो गिन्सबर्ग के बीट आंदोलन से प्रभावित थी, अगला है ताजी कविता, फिर प्रतिबद्ध कविता, फिर युत्सावादी कविता, अस्वीकृत कविता, अकविता, निर्देशायामी कविता, सहज कविता और नवदीत आंदोलन। ये 11 आंदोलन प्रमुख हैं जिन पर हम संक्षेप में बात करेंगे। किंतु इनमें, इन सारे काव्य आंदोलनों के अंतर्गत दोस्तों जो कविताएं लिखी गई, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर हम गंभीर चर्चा कर सकें कविता के रूप में। ये नाम प्रभाव नहीं छोड़ते, अपितु कविता के विकृत रूप की ओर संकेत करते हैं। यानी कविता कितनी विकृत हो गई इन आंदोलनों के दायरे में कैद होकर के, वो यहां अभिव्यक्ति, वो जानकारी, वो एहसास, वो अनुभूति हमें यहां होती है। क्योंकि दोस्तों कविता लेखन या कविता अपने आप में एक हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है, और जब हम उसे किसी सांचे में, किसी दायरे में कैद कर देते हैं तो उसका दम उसी तरह से घुटता है जैसे किसी बंद गुफा में हमारा दम घुटता है। अब सबसे पहले बात करते हैं सनातन सूर्योदयी कविता की। 1962 में, ध्यान रखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको मैं रेखांकित करूंगी, आप उनको विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। 1962 में यह कविता आंदोलन हमारे सामने आया, और इसके सूत्रधार थे वीरेंद्र कुमार जैन, और इन्होंने जिस पत्रिका के माध्यम से इस आंदोलन की घोषणा की, इसकी सूत्रपात किया, वो कविता है भारती। और इस भारती पत्रिका का होली रंग उत्सव विशेषांक था, जिसमें वीरेंद्र कुमार जैन ने सनातन सूर्योदयी कविता आंदोलन की शुरुआत की। अब दूसरा आंदोलन आता है नूतन कविता। जिस भारती पत्रिका से सनातन सूर्योदयी कविता का आगाज हुआ था 1962 में, 3 वर्ष बाद 1965 में वही पत्रिका
अपने फरवरी विशेषांक में सनातन सूर्योदयी कविता के स्थान पर नूतन कविता की बात करने लगी। यानी किस तरीके से आंदोलन, कविता आंदोलन 1960 के बाद के दौर में ऊपर उठ रहे थे, सामने आ रहे थे और समाप्त हो रहे थे, उसका जीता जागता चित्र है ये उदाहरण कि सनातन सूर्योदयी कविता की वकालत करती है जो कविता, जो पत्रिका, भारतीय पत्रिका, वही 3 वर्ष बाद उस कविता को छोड़कर नूतन कविता की बात करने लग जाती है। तीसरा है अभिनव काव्य। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के संरक्षण में रमेश कुंतल मेघ, नाम याद रखेंगे, रमेश कुंतल मेघ और गंगा प्रसाद विमल ने अभिव्यक्ति भाग 1, पत्रिका का नाम है, अभिव्यक्ति भाग 1 के माध्यम से अभिनव काव्य नामक एक नया कविता आंदोलन शुरू किया। आंदोलन का नाम है अभिनव काव्य। सूत्रधार हैं रमेश कुंतल मेघ और गंगा प्रसाद विमल और पत्रिका का नाम है अभिव्यक्ति भाग 1। एक नए आंदोलन को आवाज देने की कोशिश की पर उसे कोई भी नहीं सुन पाया, यानी ये अभिनव काव्य आंदोलन बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं हुआ, किसी को प्रभावित नहीं कर सका। अगला बिंदु आता है बीट कविता। अमेरिकी बीटनिक प्रभाव, जिसकी चर्चा मैं गिन्सबर्ग के संदर्भ में कर चुकी हूं। अमेरिकी बीटनिक प्रभाव के कारण राजकमल चौधरी, सूत्रधार कौन है बीट कविता के? राजकमल चौधरी। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे कंठस्थ कर लेंगे। राजकमल चौधरी के नेतृत्व में बीट कविता की घोषणा की गई। प्रभाकर माचवे, त्रिलेचन और शमशेर बहादुर जैसे दिग्गज कवियों ने इससे अपना संबंध जोड़ा, यानी इससे वे जुड़कर हमारे सामने आए। कृति और व्यक्ति पत्रिकाओं के माध्यम से प्रभाकर माचवे ने अभिव्यक्त की, यानी बीट कविता आंदोलन के दौरान प्रभाकर माचवे ने कृति और अभिव्यक्ति पत्रिकाओं के माध्यम से बीट कविता के विषय में अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान की। बीट कविता उन्माद और नशे की कविता थी, क्योंकि ये आनंद की बात करती थी, तो उन्माद और नशे की कविता थी। अगला कविता आंदोलन है युयुत्सावादी कविता। युयुत्सा एक भाव होता है जिस, यानी युद्ध करने की, युयुत्सा का अर्थ है, सामान्य अर्थ है युद्ध करने की प्रबल इच्छा, उसको युयुत्सा कहते हैं। तो जो संघर्ष करने के लिए तत्पर कविता थी, उस भाव से लिखी गई, उसे युयुत्सावादी कविता आंदोलन के रूप में सामने लाया गया। युयुत्सा पत्रिका इससे संबंधित थी, आसानी से आपको याद हो जाएगा, युयुत्सावादी कविता, युयुत्सा पत्रिका। इसके प्रवर्तक थे शलभ श्रीराम सिंह। इनके अनुसार युयुत्सा ही साहित्य सृजन की मूल प्रेरणा है, यानी शलभ श्रीराम सिंह ये मानते थे कि साहित्य सृजन युयुत्सा नामक भाव के कारण ही होता है। जब तक हमें संघर्ष करने की प्रबल इच्छा नहीं होगी, तब तक साहित्य का सृजन करने की प्रेरणा अंदर से उठेगी ही नहीं। अप्रैल 1965 में रूपांबरा एक पत्रिका, उसके प्रारंभ के अंतर्गत स्वदेश भारती एक कवि हैं, स्वदेश भारती ने युयुत्सावादी कविता की वकालत करते हुए कहा, यानी इन्होंने युयुत्सावादी कविता का समर्थन किया। युयुत्सा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि युयुत्सावादी कविता से संबंधित निम्न में से कौन नहीं है या कौन है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शलभ श्रीराम सिंह के अलावा स्वदेश भारती का नाम आप और कंठस्थ कर लेंगे। वे कहते हैं युयुत्सावादी कविता के विषय में कि मैं साहित्य सृजन की मूल प्रेरणा के रूप में उसी आदिम युयुत्सा को स्वीकार करता हूं। आदिम यानी पुराने समय से जो एक प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति मनुष्य के स्वभाव में चली आ रही है, युयुत्सा यानी संघर्ष करने की प्रवृत्ति, उसे स्वीकार करता हूं। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक क्रांति परिवर्तन अथवा विघटन के मूल में प्रमुख रही है कि जितने भी इस विश्व में क्रांतियां हुई हैं, जितने भी बदलाव लाए गए हैं और जितना भी पतन हुआ है, उन सब के मूल में यही युयुत्सा की प्रवृत्ति विद्यमान हुई है। यह युयुत्सा जिजीविषावादी, मुमूर्षावादी, विद्रोहात्मक अथवा प्लेटोनिक कुछ भी हो सकती है। इन तीनों शब्दों को समझ लेंगे। जिजीविषावादी यानी ये जो संघर्ष की इच्छा है, इसके मूल, युयुत्सा की इच्छा के मूल में जिजीविषा हो सकती है, यानी जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा। मुमूर्षावादी यानी मरने की प्रबल इच्छा, मुमूर्षा। विद्रोह के स्वर के कारण ये हो सकता है, अथवा प्लेटोनिक, प्लेटोनिक का अर्थ होता है आदर्शवादी, यानी किसी आदर्श की स्थापना भी युयुत्सा के मूल में हो सकती है। ये बात यहां कही स्वदेश भारती ने। अगला कविता आंदोलन है निर्देशायामी कविता।
ये सन 1965 में लय पत्रिका के नाम के माध्यम से सामने आया, लेकिन दिशाहीनता के कारण इसके नाम लेने वाले भी पैदा न हो सके, यानी निर्देशायामी कविता को समर्थक प्राप्त नहीं हुए। इसलिए इसके साथ केवल वर्ष और पत्रिका का नाम ही जुड़ा हुआ है, किसी भी कवि का प्रमुख रूप से नाम यहां जुड़ा हुआ नहीं मिलता। ताजी कविता, अगली कविता, इनके साथ जुड़ा हुआ है लक्ष्मीकांत वर्मा का नाम। लक्ष्मीकांत वर्मा कविता का नारा दिया, लेकिन इस कविता आंदोलन को भी समर्थक प्राप्त नहीं हुए। अगला कविता आंदोलन है स्वीकृत कविता। जुलाई 1966 के उत्कर्ष पत्रिका के अंक से श्रीराम शुक्ल ने अस्वीकृत कविता का नारा बुलंद किया। गिरजा कुमार माथुर ने, ध्यान रखेंगे, अस्वीकृत कविता से अपना संबंध स्थापित किया गिरजा कुमार माथुर ने भी, और मूलतः श्रीराम शुक्ल तो इसमें थे ही। तो प्रवर्तक हैं श्रीराम शुक्ल और समर्थक हैं गिरजा कुमार माथुर। इन्होंने इसकी वकालत की, यानी इसका समर्थन किया। अगली कविता है अकविता। अकविता ने सबसे ज्यादा शोर मचाया। 7वें दशक के अंतिम वर्षों में श्याम परमार के नेतृत्व में अकविता आंदोलन की गूंज सुनाई दी, यानी अकविता आंदोलन ने काफी अन्य सभी आंदोलनों की तुलना में सबसे अधिक अगर शोर किसी कविता आंदोलन का हुआ तो वो था अकविता आंदोलन। यह अकविता पत्रिका के माध्यम से सामने आई। यह आंदोलन अकविता पत्रिका के माध्यम से सामने आया और इसके सूत्रधार थे श्याम परमार। आगे चलें। इसमें जगदीश चतुर्वेदी, गंगा प्रसाद विमल और सौमित्र मोहन भी शामिल थे, यानी श्याम परमार के अलावा 3 व्यक्ति और इसमें शामिल थे, जगदीश चतुर्वेदी, गंगा प्रसाद विमल और सौमित्र मोहन। अब विजप अकविता का सबसे, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे कभी भूलना नहीं है आपको। विजप अकविता का सबसे प्रसिद्ध काव्य संकलन था। अब क्या था ये विजप? विजप का मतलब हुआ गंगा प्रसाद विमल का वी, जगदीश चतुर्वेदी का ज और श्याम परमार का प। इसको मिलाकर एक कविताओं का संकलन प्रकाशित किया इन तीनों कवियों ने, और वे उसको शीर्षक दिया विजप, और इसमें इनकी तीनों की ही कविताएं संकलित की गई। धूमिल, लीलाधर जगूड़ी, राजीव सक्सेना और मोना गुलाटी ने भी इस अकविता आंदोलन का भरपूर समर्थन किया। वास्तव में अकविता आरोपित स्थितियों का घिनौना शब्द जाल मालूम हुई, यानी इसमें जबरदस्ती एक घिनौनी स्थिति को आरोपित करने का प्रयत्न किया गया था, तो इसलिए ये कविता आंदोलन भी अधिक समय तक लोकप्रिय नहीं रहा। इसके बाद सामने आई जनवादी कविता, यानी जनवादी कविता आंदोलन सामने आया और 1967 के आसपास इसका उदय हुआ, लेकिन ये कोई प्रभाव अपने हिंदी साहित्य कविता के इतिहास में नहीं छोड़ सका, और यही कारण है कि इसका बहुत अधिक कोई नाम लेवा भी उत्पन्न नहीं हुआ। इसके बाद आता है सामने सहज कविता आंदोलन। 7वें दशक में डॉक्टर रविंद्र भ्रमर के नेतृत्व में, नाम याद रख लेंगे, सहज कविता आंदोलन के सूत्रधार डॉक्टर रविंद्र भ्रमर, इनके नेतृत्व में सहज कविता का नारा सुनने को मिला। डॉक्टर रविंद्र भ्रमर के संपादकत्व में 1968 में एक कविता संग्रह प्रकाशित किया गया, और इसी कविता संग्रह के माध्यम से सहज कविता की बात की गई। वास्तव में सहज कविता नई कविता की पुनः प्रस्तुति मात्र थी, यानी सहज कविता में कविता का जो रूप हमारे सामने आया वो ऐसा लगा जैसे नई कविता को ही दोबारा से संस्कारित करके, पुनः नवीनीकृत करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, प्रभाकर माचवे, श्याम पर, कमल चौधरी ने भी इससे सहज समर्थन दिया, यानी इतना अधिक समर्थन सहज कविता को मिला। श्याम परमार जो अकविता से जुड़े हुए थे, राजकमल चौधरी जिनका संबंध बीट कविता से था, उन्होंने भी सहज कविता आंदोलन को समर्थन दिया, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वाजपेयी, अज्ञे और दिनकर जैसे कवियों और साहित्यकारों ने भी इसका समर्थन किया। अब अगला कविता आंदोलन है प्रतिबद्ध कविता। परमानंद श्रीवास्तव ने प्रतिबद्ध कविता आंदोलन का सूत्रपात किया, लेकिन ये जो प्रतिबद्ध कविता थी ये मार्क्सवाद के कटघरे में कैद कविता थी, और यही कारण है कि ये आंदोलन अधिक समय तक नहीं चल सका। अब बात आती है समकालीन कविता की। समकालीन कविता
देखिए, कुछ विद्वान ऐसे हैं जिसमें डॉक्टर बच्चन सिंह बहुत उल्लेखनीय नाम है। वे 1960 के बाद की सारी कविता को समकालीन कविता मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो 1970 के बाद की कविता यानी 8वें दशक की कविता से समकालीन आंदोलन को मानते हैं। तो ये एक विवाद की स्थिति है। हम समकालीन कविता के समय सीमा के फेर में नहीं पढ़ेंगे। हम केवल उस कविता को समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम परीक्षा में प्रश्नों के सही जवाब दे सकें। तो 60 वर्षों में जन्मी कविता है समकालीन कविता। 8वें दशक में अब कविता में क्या बदलाव आया, देखिए 1960 से 1970 के बीच का समय कविता आंदोलन और आंदोलनों की उठापटक का एक तूफानी समय रहा। लेकिन 1970 के बाद कविता में थोड़ा ठहराव आया। लेकिन वो ठहराव कैसा था? ठहराव इस दृष्टि से था कि एक काव्य धारा सतत प्रवाहित होती हुई हिंदी साहित्य जगत में हमें दिखाई देने लगी, जिसे समकालीन कविता नाम दिया गया। और आंदोलनों का जो तूफानी दौर शुरू हुआ था वो लगभग शांत हो गया। अब इस कविता में क्या हुआ, क्योंकि 1970 के बाद का जो परिवेश था, देखिए 1962 में युद्ध हो चुका, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो चुका, 1971 में हो चुका बांग्लादेश के संदर्भ में एक युद्ध। तो तीन तीन युद्धों के बाद जिस तरह की हताशा, निराशा और जो पशोपेश की स्थिति वातावरण में, परिवेश में व्याप्त हुई, और जिसके कारण भारत की जो आंतरिक स्थितियां थी, जो आजादी से पहले भी थी और आजादी के बाद भी बनी रही, लगातार उनमें कोई सुधार, कोई बदलाव नहीं आया। तो संवेदनशील और जागरूक कवियों के मन में विद्रोह उत्पन्न होना स्वाभाविक था, और उसी विद्रोह की अभिव्यक्ति समकालीन कविता में हुई। तो अंतर्गत विद्रोह का भाव, अस्वीकार, किसका अस्वीकार, किसका निषेध? जो कुछ गलत समाज में, परिवेश में हो रहा है उसके प्रति सीधा सीधा अस्वीकार का भाव और निषेध का भाव यहां आया। अब दबे स्वर में बात करने की बात कवियों की नहीं रही। अब वे खुलकर सामने आए और सपाट सीधे शब्दों में जो गलत है उसको गलत कहने का साहस कविता में पैदा हुआ, और जो नकारने योग्य है उसका निषेध का भाव पैदा हुआ। तो विद्रोह, अस्वीकार, निषेध और सपाट बयानी यानी सीधे शब्दों में, खुले शब्दों में, पूरी बेबाकी के साथ अपनी कविता में अपनी बात को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य कवियों में पैदा हुई। ऐसी प्रवृत्तियां उभरकर कविता में सामने आई। कवियों की दृष्टि समाज, अभी तक कवियों की दृष्टि समाज के इर्द गिर्द ही घूम रही थी, अब राजनीतिक परिवेश की ओर भी गई। जरूरी हो गया। क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि 1947 के बाद जब हम आजाद हुए, तब हमने बहुत सारे सपने देखे कि हम जिन संकटों से, पराधीनता के दौर में गुजरे हैं, वे सब हमारे संकट दूर हो जाएंगे और हमें एक स्वतंत्र, स्वच्छ और सुदृढ़ भारत, सुदृढ़ परिवेश, आत्मविश्वास से भरपूर परिवेश जीने को मिलेगा। लेकिन जब वो नहीं हुआ, तब ये सोचने को मजबूर हो गया कि भारत का जागरूक साहित्यकार कि आखिर कमी कहां है, कमजोरी कहां है। तब उनका ध्यान कहां गया? राजनीतिक व्यवस्था की ओर। और सबसे ज्यादा व्यंग्य, सबसे ज्यादा कटाक्ष, सबसे ज्यादा चोट जो इस दौर की कविता में हुई वो थी भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर, जिसमें धूमिल के नाम को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुदामा पांडे धूमिल ने संसद से सड़क तक जैसी रचनाएं लिखकर पूरी बेबाकी के साथ संसद की, प्रजातंत्र की, भारत की सामाजिक व्यवस्था की, आर्थिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी। 1980 के बाद समकालीन कविता की संवेदना और अधिक विस्तृत हो गई। अब केवल समाज और राजनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज का, परिवेश का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जो समकालीन कविता की अभिव्यक्ति के दायरे में ना आता हो। डॉक्टर हरिचरण शर्मा लिखते हैं, सही समकालीन में पूर्णतः कल्पित, आरोपित और अद्वितीय की तलाश नहीं की गई है। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि समकालीन कविता, इस कथन से दोस्तों समकालीन कविता का जो वास्तविक स्वरूप है उसे हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि सही समकालीन कविता वह है जिसमें पूर्णतः कल्पित, आरोपित और अद्वितीय की तलाश नहीं है। यानी कल्पना नहीं है, जबरदस्ती थोपने की प्रवृत्ति नहीं है, और कोई ऐसी अद्भुत विशिष्टता की तलाश करने की कोशिश कविता के जरिए नहीं की गई है। बल्कि क्या है? वरन जो है, जो हो रहा है, उसे ही रचनात्मक स्तर पर खुलासा करके कहा गया है। यानी परिवेश का जो सच है, जैसा सच है, उसकी अभिव्यक्ति वैसी की वैसी प्रभावशाली ढंग से समकालीन कविता के माध्यम से की गई है। इस समकालीन कविता के साथ साथ चलते हुए हम वर्तमान को देख समझ सकते हैं। अभी समकालीन
कविता का महत्व हमारे जीवन में क्या है कि वर्तमान परिवेश में जो कुछ घटित हो रहा है उससे हम कविता के जरिए वैसा का वैसा देख सकते हैं जैसा हम परिवेश में अनुभव कर रहे हैं। उस परिदृश्य को पा सकते हैं जिसमें जीते मरते लड़ते झगड़ते बौखलाते बिसूरते तड़पते कसकते और हर ठोकर पर एक जोड़ी दर्द को गांठ बांधते किंतु फिर भी जीते आ हैं। यानी भारत का वो आम आदमी जिसकी जिंदगी में कदम कदम पर पीड़ा है, ठोकर है, तकलीफ है, निराशा है, उस पूरे आदमी की तड़प, उसका रोना, उसका बौखलाना, उसकी कसक जो उसके दिल में है, वो कसक यहां इस कविता में ऐसे अभिव्यक्त की गई है इतने जीवंत रूप में कि जैसे कोई एक्सरे मशीन किसी के शरीर के आंतरिक हिस्सों का एक्सरे प्रस्तुत करती है। यानी एक्सरे प्लेट्स कहने का मतलब क्या है? एक्सरे प्लेट्स कहने का मतलब है कि जो भी स्थितियां हैं भारतीय मानस मनुष्य की, आम आदमी की, पीड़ा की, उनको वैसा का वैसा यहां जीवंत प्रस्तुत कर दिया गया है। परिवर्तन की चोट सहकर लिखी गई है कविता न केवल कविता है, क्योंकि यह कविता किससे लिखी गई है? परिवर्तन की चोट सहकर लिखी गई है। यानी बदलाव के नाम पर जो पीड़ाएं आम आदमी को झेलनी पड़ रही हैं, जिनसे उम्मीद है कि सब कुछ सुखमय होगा, लेकिन परिवर्तन तो होता है पर खुशनुमा जिंदगी के लिए नहीं, आम आदमी की पीड़ा को दूर करने के लिए नहीं, बस बल्कि उसे और अधिक बढ़ाने के लिए। तो परिवर्तन की चोट सहकर लिखी गई ये कविता न केवल कविता है अपितु एक ऐसी बही है, बही खाता जिसमें कोई भी दुकानदार अपना सब हिसाब किताब लिखता है, आय व्यय लिखता है। तो ऐसी बही है जिसमें हर आदमी जाने अनजाने कोई ना कोई बरक जोड़ता रहा है। बरक का अर्थ होता है पृष्ठ, पेज। यानी ये किसी एक विशेष समाज की स्थिति को, पीड़ा को अभिव्यक्त करने वाली कविता नहीं है, बल्कि समाज का हर व्यक्ति इसमें नायक है। जो भी कोई परिवेश में है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, समकालीन कविता के समक्ष आदमी की विशिष्टता महत्व ही नहीं रखती। उसकी नजर में आदमी केवल आदमी है और अभिव्यक्ति है उसकी पीड़ा की, उसके दर्द की, उसके संघर्ष की। आगे चलें। अब बात आती है प्रवृत्तियों की, यानी समकालीन कविता की विशेषताएं क्या हैं। यहां दोनों नाम लिखे गए हैं, साठोत्तर कविता, समकालीन, क्योंकि कुछ विद्वान इसे साठोत्तर कविता कहते हैं और कुछ विद्वान समकालीन कविता। तो आप दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता जो उभर कर आई समकालीन कविता में थी वो थी रोमानी या छायावादी संस्कारों से मुक्ति। क्यों? क्योंकि कवि अब यथार्थ की पथरीली जमीन पर आकर के खड़ा हो गया था। अब उसे प्रकृति के सौंदर्य लुभाते नहीं थे, क्योंकि उसके सामने जीवन की इतनी कड़वी सच्चाइयां थी कि प्रकृति की तरफ, उसकी सुंदरता की तरफ, ऋतुओं की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं था। एक पंक्तियां, ये कुछ पंक्तियां आप देखिए। हम जानते हैं ऋतुएं बहुत गरीब हैं हमारे लिए। ऋतुओं का गरीब होने का मतलब क्या है कि उनमें हमें आनंद देने की स्थिति ही नहीं है, क्योंकि जब पेट में आंतें भूख से कुलबुला रही हों तो ऋतुओं का सौंदर्य आकर्षित नहीं करता। बाहरी सौंदर्य तभी आनंद देता है जब हम अंदर से, पेट से तृप्त होते हैं। तो कवि उसी बात को कह रहे हैं। हम जानते हैं ऋतुएं बहुत गरीब हैं हमारे लिए। हम जानते हैं कि नरक के दरवाजे पर जाकर हमारी यातनाएं एक बार तो लौटेंगी ही। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारे लिए प्रकृति सौंदर्य अब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारे जीवन में कदम कदम पर पीड़ा है, यातना है, दर्द है, वेदना है। और हम जानते हैं कि अगर हमारा जीवन हमें नर्क के द्वार पर भी ले आए तो भी हमारी यातनाएं, हमारी पीड़ाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। यानी पीड़ा हमारे जीवन का पर्याय बन चुकी है। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है मृत मान्यताओं और टूटी परंपराओं का चित्रण। यानी जो मान्यताएं, मृत मान्यताओं का अर्थ क्या है? वे मान्यताएं जिनका आज के जीवन में कोई उपयोगिता नहीं रही, कोई प्रासंगिकता नहीं रही, जो निर्जीव होकर भी हम जिनको ढोए चले जा रहे हैं कि वो हमारी परंपरा से मिली हुई मान्यताएं हैं, और बल्कि कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर जाकर वे मृत मान्यताएं हमारी प्रगति को रोक रही हैं। उन मान्यताओं, उन टूटती हुई परंपराओं का चित्र भी हमें समकालीन कविता में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? इसलिए देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि ये कविता विद्रोह की कविता है, निषेध की कविता है। इसमें निषेध का स्वर, अस्वीकार का स्वर बहुत प्रबल रूप में अभिव्यक्त हुआ है।
मोहभंग, अस्वीकार, आक्रोश, व्यंग्य, यथार्थ जीवन से सीधा साक्षात्कार, जीवन के जटिल संघर्षों की अभिव्यंजना, साहसिकता, तनाव, छटपटाहट, अपरिचय, अविश्वास, ऊब, मूल्यहीनता और बेलौस सपाट यानी पूर्वापेक्षा अधिक है। पूर्वापेक्षा अधिक है का मतलब पहले की काव्य धाराओं में जो कुछ था उसमें भी मोहभंग था, उसमें भी अस्वीकार था, उसमें भी व्यंग्य था, उसमें भी जीवन का परिवेश का यथार्थ था नई कविता में, लेकिन वो जिस रूप में था उससे कहीं अधिक खुले तौर पर समकालीन कविता में इन सारी स्थितियों को अभिव्यक्त किया गया है। तो अगली विशेषता हुई बेलौस यानी बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में सारी की सारी बात को वैसा का वैसा कह देना। तो मोहभंग क्या है? मोहभंग को समझना जरूरी है। मोहभंग की कविता है समकालीन कविता, साठोत्तर कविता मोहभंग की कविता के नाम से जानी जाती है। अब ये मोह क्या है दोस्तों? जब हम किसी भी अपने जीवन से संबंधित किसी भी बात को लेकर के या अपने देश से, अपने समाज से, अपने परिवार से संबंधित किसी भी बात को लेकर हम एक स्वप्न देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम अपने परिवार के विषय में ये करेंगे या हम अपने जीवन में इस मुकाम को प्राप्त करेंगे या हमारा देश हम चाहते हैं कि इस मुकाम पर हमें दिखाई दे। लेकिन जब बहुत अथक प्रयत्न करने के बाद, लंबे संघर्ष के बाद भी हम उसी स्थिति में होते हैं जिस स्थिति में हम पहले थे, कोई बदलाव नहीं आता, तो हमारा वो सुनहरा सपना टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और उसके बाद जो पीड़ा होती है उसकी जब कविता में अभिव्यक्ति होती है उसे कहते हैं मोह भंग। आजादी के संघर्ष के दौरान आजादी के कर्णधारों ने जो सपने हमारे आजाद भारत के देखे, 1947 के बाद 15-20 वर्ष बीत गए, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हो गई, लेकिन कहीं भी उन स्थितियों में बदलाव आया ही नहीं। हम बहुत सारे उदाहरण आगे पढ़ने वाले हैं जिनमें आपको मोहभंग दिखाई देगा। तब उत्पन्न होता है कवि के हृदय में अस्वीकार, आक्रोश, व्यंग्य, और ये व्यंग्य नई कविता की अपेक्षा बहुत अधिक तीखा और मर्म को चोट पहुंचाने वाला है। यथार्थ जीवन से सीधा साक्षात्कार है इस कविता में और जीवन की जितनी भी जटिलताएं हैं उनसे संघर्षों की अभिव्यक्ति भी यहां की गई और उनसे आंखें चार करने का साहस भी है। यहां कवि निराश कम है, जूझने के लिए तत्पर अधिक है और उस जूझ के परिणाम स्वरूप जो तनाव वो झेलता है, जो छटपटाहट वो झेलता है, उसकी अभिव्यक्ति इस समकालीन कविता में है। अपरिचय की जो दीवार है, यानी कुछ एक परिस्थितियां जो उसके लिए परिचित नहीं है, लोगों के बीच में बढ़ती हुई जो दूरियां हैं, जो अपरिचय की दीवार है, उसकी अभिव्यक्ति भी यहां हुई है। और स्वार्थ के कारण परिवेश में इतना अविश्वास फैल गया है, उसकी अभिव्यक्ति भी यहां है। ऊब और मूल्य तो बिल्कुल ही समाप्त हो गए हैं, उनकी अभिव्यक्ति है। और ये अभिव्यक्ति कैसी है? एकदम सपाट रूप में, बिना किसी लाग लपेट के इस बात को अभिव्यक्त किया गया है। समकालीन कविता का उदय नई कविता के दौर का समाप्त हो जाना नहीं है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब हम समकालीन कविता की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए कि नई कविता का दौर समाप्त हो गया और एक नई कविता धारा शुरू हो गई, बल्कि विद्वानों की मान्यता है कि समकालीन कविता नई कविता के दौर का समाप्त हो जाना नहीं है, अपितु उसके ही कतिपय संदर्भ स्वरों का व्यापक स्तर पर ईमानदार प्रस्तुतिकरण है। यानी नई कविता ने, मानो विद्वानों का कहना है कि नई कविता ने समकालीन कविता के रूप में और अधिक विस्तृत और व्यापक रूप धारण कर लिया है। इस कविता में मानव स्थिति की गहरी समझ है, यानी जो बारीकी हमको नई कविता में कहीं कहीं दिखाई देती है, वो बारीकी समकालीन कविता में मनुष्य के जीवन की स्थितियों की बहुत अधिक हमें दिखाई देती है। उसमें वर्तमान परिवेश का निर्मम यथार्थ है, उससे उत्पन्न दबाव है, तनाव है, मानवीय संबंधों में जो नकलीपन आया है, जो रूखापन, जो संवेदनहीनता व्याप्त हो गई है, उन सबका चित्रण भी यहाँ मिलता है। इस कविता की पहचान का कुछ कुछ अनुमान दूधनाथ सिंह की इन पंक्तियों से हो सकता है। दूधनाथ सिंह समकालीन कविता को परिभाषित करते हुए एक कविता लिखते हैं दोस्तों, जो हमें पढ़नी चाहिए। उसकी कुछ एक पंक्तियां यहाँ, यह वह कविता नहीं, यह केवल खून सली चमड़ी उतारने की तरह है। दूधनाथ सिंह लिखते हैं, यह वह कविता नहीं है, यह केवल खून सनी चमड़ी उतार लेने की तरह है, यह केवल रस नहीं है, जहर है, जहर।
क्या कहना चाहते हैं दूधनाथ सिंह? वे कहना चाहते हैं कि ये वो कविता नहीं है जो जीवन को कल्पना लोक में ले जाएगी और थोड़ी देर के लिए आनंद में डुबो देगी और उसके बाद लौटाकर वापस उस कविता से के दौर से, उस कविता के आनंद से जब हम बाहर परिवेश पर नजर डालेंगे तो वही यथार्थ हमारी आंखों के सामने होगा। ये कविता वो कविता नहीं है, बल्कि ये वो कविता है जो जिंदगी की जितनी भी कड़वाहटें हैं उनको अभिव्यक्त करती है, और जो पीड़ा किसी जिंदा मनुष्य की खून से चनी हुई चमड़ी को उसके शरीर से उतारने पर होती है, ये कविता उतनी ही वेदना के साथ, उतनी ही यातना के साथ, उतनी ही पीड़ा के साथ समाज की कड़वी सच्चाइयों को हमारे सामने रखती है। ये मानना है दूधनाथ सिंह का। आज की कविता विकृत जिंदगी और संबंधों की खींच खरोंच की अभिव्यक्ति है। अब इसके बाद एक और पहलू है समकालीन कविता का, जिसमें जिंदगी में जो विकृतियां उत्पन्न हो गई हैं उनको चित्रित किया गया, संबंधों में जो खोखलापन आ गया है उनकी अभिव्यक्ति भी यहां हुई। यानी केवल परिवेश का यथार्थ, केवल राजनीति का यथार्थ, केवल व्यंग्य, केवल मोहभंग की स्थितियां ही इस कविता में नहीं है, बल्कि संबंधों की और जिंदगी के भी बहुत नंगे और यथार्थपरक चित्र यहां प्रस्तुत किए गए हैं। समकालीन परिवेश की तलखी से उत्पन्न मोह भंग की प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके। देखिए, धूमिल की यह कविता बहुत अच्छा उदाहरण है किसका? मोह भंग की स्थिति का। ये पटकथा कविता की पंक्तियां हैं कुछ एक। कवि लिखते हैं, मैं पटकथा दोस्तों धूमिल की एक लंबी कविता है, बहुत ही लोकप्रिय हुई। राजनीति का कोई चेहरा ऐसा नहीं, संसद है, प्रजातंत्र है, सब पर व्यंग्य किया है, नेताओं पर, सब स्थितियों पर व्यंग्य है यहां इस कविता में। और कितना खुला और बेबाक व्यंग्य है, कुछ पंक्तियों से हम अंदाज लगाएंगे, और आपको अवसर मिले तो आप कविता कोश पर जाकर इस पटकथा कविता को पढ़िएगा जरूर। अगर आप इस कविता को पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस व्यंग्य, किस सपाट बयानी और किस कड़वी सच्चाई की बात यहां समकालीन कविता में की जा रही है। धूमिल लिखते हैं, मैंने इंतजार किया, मोह मोह था ये, अब ये मोह की, मैंने इंतजार किया, अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा। यानी वो कड़वी सच्चाई कि भूखे पेट, स्कूल तो मिल गए, किस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कवि? स्कूल तो मिल गया, लेकिन बच्चे के पेट में डालने के लिए भोजन नहीं मिला। कैसी विडंबना है समाज की, कवि दृष्टिपात करते हैं। मैंने इंतजार किया, अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, अब कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी। यानी रहने के लिए घर नहीं है जहां छतें टपकती न हो, पेट भर भोजन नहीं है, लेकिन स्कूल उपलब्ध हैं सरकार के द्वारा। व्यंग्य, अब कोई किसी की रोटी नहीं छीनेगा, कोई किसी को नंगा नहीं करेगा। मैं इंतजार करता रहा, मोह की स्थिति चल रही है, मैं इंतजार करता रहा, मगर एक दिन मैं स्तब्ध रह गया। क्यों? अब मोह भंग हो रहा है। मगर एक दिन मैं स्तब्ध रह गया, मेरा सारा धीरज युद्ध की आग की पिघलती हुई बर्फ में बह गया। कहने का मतलब क्या है? युद्ध होते रहे एक के बाद एक, एक के बाद एक, और भारत की आंतरिक स्थितियां बहुत अधिक कष्टदायक होती रही, बद से बदतर होती गई। और कवि लिखते हैं कि मेरा सारा धैर्य, कि मैं इंतजार कर रहा था कि मैंने जो स्वप्न देखा है अपने देश का, वो स्वप्न कब साकार होगा, उसकी प्रतीक्षा में मेरा सारा का सारा धैर्य पानी की तरह बह गया। क्योंकि युद्ध के कारण सारा ध्यान हमारे देश की सरकार का किस ओर हो गया? उन युद्धों की ओर हो गया, और उन युद्धों में अपने आप को झोंकने के फलस्वरूप जो आम आदमी की को भरपेट भोजन दिलाने का जो काम था वो भी पूरा नहीं हो सका। तो युद्ध की आग में पिघलती हुई बर्फ की तरह बह गया। यानी जैसे आग में बर्फ एक झटके से बह जाती है, उसी तरह से मेरा पूरा धैर्य समाप्त हो गया। यह है मोह भंग की कविता। मोह भंग की यही स्थिति लीलाधर जगूड़ी, रघुवीर सहाय और राजकमल चौधरी की कविताओं में भी देखने को मिलती है। राजकमल चौधरी लिखते हैं, देखिए ये भी राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग्य है। आदमी को तोड़ती नहीं है लोकतांत्रिक पद्धतियां, आदमी को तोड़ती नहीं है लोकतांत्रिक पद्धतियां, केवल पेट के बल उसे झुका देती हैं धीरे धीरे अपाहिज बना लेने के लिए। कितना तगड़ा गहरा व्यंग्य है कि कहते हैं कि लोकतंत्र के नाम पर जो
जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की बात करते हैं, जनता के लोक कल्याण की बात करते हैं, वो लोकतांत्रिक पद्धति क्या करती है? आदमी को तोड़ती नहीं है। टूट कर तो आदमी बिल्कुल जमीन पर कोई भी चीज हम तोड़ते हैं, दो टुकड़े हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है, जमीन पर गिरकर इधर उधर बिखर जाती है, यानी उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन कवि लिखते हैं राजकमल चौधरी, आदमी को तोड़ती नहीं है लोकतांत्रिक पद्धतियां, केवल पेट के बल से झुका देती हैं। यानी भूख के कारण इतना विवश कर देता है ये लोकतंत्र आदमी को कि धीरे धीरे वो अपनी परिस्थितियों से समझौता कर दो वक्त के भरपेट भोजन के लिए अपनी सारी परंपराओं को, अपने सारे आदर्शों को, अपने सारे सपनों को ताक पर रखने के लिए मजबूर हो जाता है। और कैसा हो जाता है कि जैसी परिस्थितियां मांग करें उसकी तरह, उसी के अनुसार चलने के लिए एक अपाहिज की तरह से, जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही ना हो, ऐसा व्यक्ति परिवर्तित, ऐसा व्यक्ति बना देती हैं लोकतांत्रिक पद्धतियां। बहुत ही गहरा व्यंग्य राजकमल चौधरी ने किया। अगले बिंदु पर आते हैं। 8वें, 9वें और 10वें दशक में लिखी गई कविता में जीवन से सीधा साक्षात्कार, ये गहराई, ये बेबाकी जो अब तक हमने देखी, उससे भी जैसे जैसे हम और अधिक अलग आगामी दशकों की ओर बढ़ते हैं, कविता में जीवन से साक्षात्कार बहुत खुले रूप में हमारे सामने आता है। इस कविता में उत्तेजना, खीज, यानी 8वें, 9वें, 10वें दशक की जो कविता है उसमें उत्तेजना है, खीज, जो खींच भी जाता है कभी कभी कवि, असंतोष है, निराशा है और कड़वाहट का स्वर बहुत अधिक है। समकालीन कवि जब मनुष्य को दोहरी जिंदगी जीते हुए देखता है तो वह साक्षात्कृत परिवेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सूचित करता है। यानी जब वो देखता है कि मनुष्य की विवशता क्या है, आम आदमी की विवशता क्या है, कि वो करना कुछ और चाहता है लेकिन विवशतावश कर कुछ और रहा है, तो इस तरह के दो पाटों के बीच में दोहरी जिंदगी की वेदना को सहते हुए जब वो उसे जीने के लिए जीते हुए देखता है तो कवि को लगता है कि इस परिवेश के प्रति उसकी भी कुछ प्रतिबद्धता है, उसकी भी दायित्व है, और वो मजबूर हो जाता है कविता में उस दोहरी जिंदगी की पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए। केदारनाथ सिंह मलयज, धूमिल, प्रयाग शुक्ल की कविताएं इसका उदाहरण है। धूमिल की पटकथा कविता इस संदर्भ में उल्लेखनीय है, जिसकी कुछ पंक्तियां हम पहले ही पढ़ चुके हैं। समकालीन कविता काफी भयावह, थोथे और विसंगतिपूर्ण परिवेश की देन है। क्या परिवेश में जो कुछ भी भयानकता है, जो खोखलापन है, जो विसंगतियां हैं, उन सब के कारण समकालीन कविता अपने आप को अस्तित्व में लाई है और वही अभिव्यक्ति यहां हुई है। धूमिल लिखते हैं, देखिए, बहुत सरल शब्दों में लेकिन व्यंजना कितनी गहरी है, मर्म को चोट पहुंचा देने वाली अभिव्यक्ति। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं कि यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। किस पर, किसकी ओर संकेत है? देखिए दोस्तों, इसको समझेंगे। रोटी बेलने वाला कौन है? परिश्रमी व्यक्ति। रोटी खाने वाला कौन है? जो थोड़ा बहुत हाथ हिलाता है लेकिन चैन से रोटी खाता है, बुद्धिजीवी वर्ग। एक तीसरा आदमी कौन है? जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, सिर्फ रोटी से खेलता है, यानी रोटी का तमाशा देखता है पूंजीवादी वर्ग और राजनीतिक वर्ग। और कवि कहते हैं, मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है, और मेरे देश की संसद मौन है, क्योंकि संसद से सवाल किया जा रहा है ये। तो इस तरह की बेबाक अभिव्यक्तियां हमें यहां देखने को मिलती है। रचनात्मक अस्वीकार की प्रवृत्ति भी मिलती है। अस्वीकार की प्रवृत्ति की बात हमने भाव जगत में तो पहले की, लेकिन रचनात्मक अस्वीकार क्या है? रचनात्मक अस्वीकार का अर्थ है दोस्तों कि जो कुछ परंपरा से चला आ रहा है, कविता का स्वरूप, उस कविता के बंधे बंधाए परंपरागत रूप के प्रति अस्वीकार। कविता की जो मिथ तोड़ और उसे नए रूप में प्रस्तुत करने के मूल में बौद्धिक और भावात्मक अस्वीकार के तेवर स्पष्ट हैं। कविता की मिथ का मतलब क्या है? कविता का परंपरागत स्वरूप, उसे तोड़ने में, क्योंकि जिस तरह के कथ्य की अभिव्यक्ति यहाँ की जा रही है वो परंपरागत, कविता के परंपरागत स्वरूप के सांचे में अभिव्यक्त किया ही नहीं जा सकता। इसलिए कवि क्या करता है? रचनात्मक अस्वीकार की भी अभिव्यक्ति करता है। और यह अस्वीकार कैसा है? बौद्धिक भी है, यानी बुद्धि की कसौटी पर कसा भी गया है, और भावनात्मक अस्वीकार भी है, यानी संवेदनात्मक अस्वीकार भी है।
अस्वीकार की है प्रवृत्ति दूधनाथ सिंह, चंद्रकांत देवताले, सौमित्र मोहन और 9वें-10वें दशक के बहुत सारे कवियों में दिखाई देती है। सौमित्र मोहन की एक कविता है दोस्तों, लुकमान अली। इस कविता में आया अस्वीकार जीवन की विसंगतियों से जुड़कर निरंतर एक नए रूप में सामने आता है। उसकी कुछ एक पंक्तियां हैं, देखिए। लुकमान अली यहाँ कौन है? लुकमान अली स्वयं सौमित्र मोहन कवि ने अपनी एक कविता, अपने एक संदर्भ में लिखा है वहां कि लुकमान अली एक आम आदमी का प्रतीक है। प्रतीक तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो एक फैंटेसी भी है उनकी दृष्टि में। तो आप इस बात को आम आदमी के तौर पर समझेंगे तो आपके लिए ये पंक्तियां समझना बहुत आसान होगा। तो वे लिखते हैं, लुकमान अली के लिए स्वतंत्रता उसके कद से केवल 3 इंच बड़ी है। यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आम आदमी के लिए स्वतंत्रता, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले स्वतंत्रता तो बाद में आती है, उसके लिए सबसे पहले 2 वक्त की रोटी है, वो महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए, लुकमान अली के लिए स्वतंत्रता उसके कद से केवल 3 इंच बड़ी है। वह बनियान की जगह तिरंगा पहनकर कलाबाजियां खाता है। वह चाहता है कि 5वें आम चुनाव में दोनों का प्रतिनिधित्व करे, यानी आम आदमी का प्रतिनिधित्व करे, उन्हें टॉफियां बांटे। देखिए व्यंग्य, उन्हें टॉफियां बांटे। क्या करते हैं चुनाव के समय राजनीतिज्ञ, राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, उसी का यहां पर कच्चा चिट्ठा है कि वह चाहता है 5वें आम चुनाव में दोनों का प्रतिनिधित्व करे, उन्हें टॉफियां बांटे, जाति और भाषा की कस्में दिलाए। जो कुछ होता आ रहा है, वह जानता है कि चुनाव लोगों की राय का प्रतीक नहीं, धन और धमकी का अंगारा है। कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, जिसमें दिखाया ये जाता है कि ये आम लोगों की राय से ये चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में धन के बल पर और धमकी के बल पर इन चुनावों को अपने पक्ष में करती रही हैं राजनीतिक पार्टियां। इस बात की ओर लुकमान अली कविता में बेबाक चोट की गई है, संकेत किया गया है, अभिव्यक्ति की गई है। भारतीय परिवेश से जन्मे आक्रोश और विद्रोह की अभिव्यक्ति है। यानी ये बात यहां कहनी इसलिए जरूरी है दोस्तों कि बहुत सारी हमारे पहले की काव्य धाराओं में जो असंग विसंगतियां उत्पन्न हुई, जिनकी अभिव्यक्ति हुई, उनका पश्चिमी साहित्य का प्रभाव भी उन पर था। लेकिन यहां समकालीन कविता में जो आक्रोश और विद्रोह अभिव्यक्त हुआ है, वो भारतीय परिवेश की विसंगतियों के प्रतिक्रिया स्वरूप ही हुआ है। भारतीय समाज में व्याप्त जड़ता, निष्क्रियता, विसंगति और विडंबनाओं के कारण समकालीन कविता आक्रोश मूलक और विद्रोह परक हो गई है। विद्रोह और आक्रोश का ये स्वर बलदेव वंशी, वेणुगोपाल, लीलाधर जगुड़ी, कमलेश, विष्णु खरे, देवेंद्र कुमार, श्रीराम वर्मा, मत्स्येंद्र शुक्ल, श्याम विमल, ये सब कवियों के नाम हैं और राजेश शर्मा आदि की कविताओं में देखा जा सकता है। वर्तमान परिवेश में व्याप्त स्वार्थांधता, यानी स्वार्थ में आदमी इतना अंधा हो गया है कि वो ये सोचना ही नहीं चाहता, सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं करता कि उसे स्वार्थ के वशीभूत होकर जो करने जा रहा है उसका अन्य लोगों के जीवन पर कितना प्राण घातक असर होने वाला है। भ्रष्टाचार और आपाधापी पर इतना तीखा व्यंग्य है कि वह अंतस की एक एक परत को छील कर रख देता है। नई कविता में व्यंग्य शालीन था, व्यंग्यात्मकता नई कविता में भी थी, लेकिन वहां शालीनता थी व्यंग्य में। लेकिन यहां पर जो व्यंग्य है वो तीखा है, मर्म पर चोट करने वाला है और आक्रामक है। रघुवीर सहाय की फिल्म के बाद चीख कविता की ये व्यंग्य परक पंक्तियां देखने लायक हैं। देखिए, संसद एक मंदिर है। फिल्म देखकर आते हैं कवि और फिर उसके बाद चीखते क्यों हैं, वो बात यहां कही जा रही है। क्योंकि फिल्म का जो आनंद था वो तो थोड़ी देर का था, उसके बाद उन्हें जिस परिवेश में प्रवेश करना था, जहां यथार्थ से साक्षात्कार करना था, उसकी विसंगतियां बिल्कुल अलग थी। तो वो कहते हैं संसद एक मंदिर है जहां किसी को द्रोही नहीं कहा जा सकता। कि संसद एक ऐसा पवित्र मंदिर है, व्यंग्य है ये, संसद एक ऐसा पवित्र मंदिर है जहां किसी को द्रोह करने वाला विद्रोही नहीं कहा जा सकता। दूध पिए मुंह पहुंचे आ बैठे, जीवनदानी गौंददानी सदस्य तौन सम्मुख रख, बोले कविता में देश प्रेम लाना। यानी जो खोखला व्यक्तित्व है राजनीतिज्ञों का, जो संसद में बैठते हैं, उन पर सीधा कुठाराघात यहां किया गया है। दूध पिए मुंह पहुंचे आ बैठे, दूध पीने का मतलब क्या है? आदर्शों का नकाब ओढ़कर आकर बैठ गए। वास्तविक जीवन की वास्तविकता, विचारों की वास्तविकता कुछ और है, लेकिन एक नकाब संसद में बैठने पर आदर्शों का ओढ़ लिया और आकर जो बोले, उससे दिखावा तो यही था कि हम आदर्श ही ओढ़ते हैं, आदर्श ही जीते हैं, आदर्श ही बिछाते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता यह थी कि उनके वक्तव्य में, क्योंकि बुद्धि का खोखलापन है, तो व्यक्तित्व में कोई, वक्तव्य में कोई तालमेल था ही नहीं। जीवनदानी, गोंददानी, गोंददानी किसके? ये सब प्रतीक हैं।
जीवनदानी यानी अपने आप को हम जीवन देने वाले हैं इस अर्थ में अभिव्यक्त करते हैं, यानी अपना नकाबपोश व्यक्तित्व, कृत्रिम व्यक्तित्व। गोंददानी, गोंददानी जिसमें गोंद रखते हैं, डिब्बी कैसी हो जाती है, चिपचिपी, यानी लिज लिजा व्यक्तित्व, चिपचिपा व्यक्तित्व, यानी जो व्यक्तित्व स्वयं में अपने आप में लिज लिजा है वो वास्तव में देश के परिवेश को क्या सुधारेगा, देश की स्थितियों को क्या सुधारेगा। तौंद सम्मुख रख धर, बोले कविता में देश प्रेम लाना, यानी देशभक्ति की कविताएं लिखना है। हरियाणा प्रेम लाना, आइसक्रीम लाना है। कोई तालमेल नहीं है तीनों वक्तव्यों में। तो ये राजनीतिज्ञों के व्यक्तित्व के खोखलेपन, उनकी बुद्धि के दिवालियेपन की ओर संकेत करता है। समकालीन कविता में अभिव्यक्त परिवेश व्यापी तनाव और भयावहता, व्यक्ति संबंधों की कृत्रिमता और परिवर्तित मानव मूल्यों से उत्पन्न दहशत की भी यथार्थ अभिव्यक्ति हुई है। जो कुछ भी बदलाव आ रहा है, जो कुछ भी ह्रास हो रहा है व्यक्तिगत संबंधों में, उससे जो एक भय और संत्रास का भाव हृदय में उत्पन्न हो गया है आम आदमी के, उसकी अभिव्यक्ति भी समकालीन कविता में देखने को मिलती है। युवा कवि इन स्थितिगत भयावहताओं से भागना नहीं चाहता। फर्क क्या है कि हम पहले की काव्य धाराओं में कहीं ना कहीं हम उन अपनी जीवन की, परिवेश की भयावनक स्थितियों से भागना चाहते थे और कहीं किसी स्थिति में आकर ठहर कर उन सब स्थितियों को भूलकर कुछ पल आनंद के, कुछ पल विश्राम के बिता लेना चाहते थे। लेकिन समकालीन जो युवा कवि है वो इन स्थिति की भयावहताओं से भागने में विश्वास नहीं करता, बल्कि संघर्ष, आत्मसंघर्ष की भूमि पर खड़ा होकर अंतिम क्षण तक अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। यानी संघर्ष का मतलब है परिवेश से संघर्ष, बाहरी संघर्ष, आत्मसंघर्ष, अपने आंतरिक चेतना के स्तर पर संघर्ष। दोनों स्थितियों में संघर्ष करने के लिए वो तत्पर है, लेकिन उसे बदलाव चाहिए। विश्वनाथ तिवारी की आखिरी लड़ाई और जिजीविषा, रघुवीर सहाय की आत्महत्या के विरुद्ध श्रीकांत वर्मा की समाधि लेख और दूधनाथ सिंह की सुरंग से लौटते हुए आदि कितनी ही कृतियों में इस स्वर को सुना जा सकता है। समकालीन कविता में राजनीतिक संदर्भों में साक्षात्कार की अभिव्यक्ति है। फिर पटकथा की पंक्तियां धूमिल की आ गई हैं। अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। संसद की धज्जियां उड़ाकर रख दी कवि धूमिल ने। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ संसद वास्तव में तेली की उस घानी के समान है जहां तेल का जो वास्तविक स्वरूप है, जो शुद्ध रूप है, वो तो हमें मिलता ही नहीं, बल्कि उसमें मिलावट होती है। यानी आधा तेल होता है और आधा पानी होता है। आगे चलते हैं। मुक्तिबोध से शुरू हुई ये स्थिति, यानी ये राजनीतिक स्थितियों के पर्दाफाश करने की जो स्थिति थी, जो व्यंग्य करने की स्थिति थी, उसकी शुरुआत हिंदी कविता में मुक्तिबोध से हुई थी। ये स्थिति आगे जैसे जैसे विकसित होती गई अन्य कवियों की कविताओं में भी देखने को मिलती है। उनमें श्री राम वर्मा, मत्स्येंद्र शुक्ल, रमेश गौड़, धूमिल, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, लीलाधर जगूड़ी आदि कवियों तक ही सीमित नहीं, इसे हम 9वें और 10वें दशक के युवा कवियों में भी देखते हैं। श्याम विमल लिखते हैं, देखिए, मेरे इस देश में हर बार वही होता है वही, मेरे इस देश में हर बार वही होता है वही कि आदमी के कद का जो नेता है, आदमी अपने पेट में कछुआ बोता है। देखिए, कछुआ यहाँ प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? कछुए की क्या खास। देखिए दोस्तों, जब कभी भी कविता में कोई प्रतीक इस्तेमाल हो तो उसे कैसे पहचाने। बहुत छोटा सा बिंदु है कि जो शब्द है उस शब्द को समझने की कोशिश करें आप। अब जैसे यहाँ कछुआ शब्द है तो हम पहले जानेंगे, हाँ कछुआ एक होता है, हमारे आंखों के सामने उस जीव की पूरी एक तस्वीर घूम जाती है। फिर हम ये जाने कि इसकी क्या चरित्र की, इसके व्यक्तित्व की विशेषता क्या है, उससे हम पहुंच जाएंगे उस प्रतीक के भाव तक, मूल भाव तक। सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है कविता में प्रतीक या कहीं भी किसी भी काव्य रूप में प्रतीक को समझने का। तो कछुए की खास बात क्या होती है? एक तो ये कि उसकी पीठ पर जो आवरण होता है वो इतना कठोर होता है कि उसके ऊपर कोई फर कवच का काम करता है उसके लिए। दूसरी बात, कछुए की एक और खास बात होती है कि वो चारों दिशाओं से अपने पैर समेटकर अपने आप में सिमट कर रह जाता है और उस वक्त वो इतना स्पंदनहीन होता है, हिलता डुलता नहीं, कि पता ही नहीं चलता कि ये कछुआ है। ऐसा लगता है कोई पत्थर का टुकड़ा यहां पड़ा है। तो कछुआ बोने का मतलब क्या है? व्यक्ति इतना राजनीतिज्ञ, नेता जो है वो इतना आत्मकेंद्रित, इतना स्वार्थी, इतना अपने आप में सिमटा हुआ हो गया है कि
कि वो केवल मुंह से बात कहता है परिवेश से जुड़ाव की, लेकिन अपने हृदय में उसके अंदर न जाने कितनी परतें विद्यमान है जो उसके असली व्यक्तित्व को सामने आने ही नहीं देती। तो यहाँ हर आदमी के कद का जो नेता है, जो देखने में तो इंसान लगता है, आदमी के कद मतलब क्या है कि नेता जो है वो देखने में तो इंसान लगता है, आदमी लगता है, लेकिन आदमी की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? आदमियत, यानी इंसानियत, किसी दूसरे की तकलीफ को समझने का एहसास। लेकिन वो आदमी कैसा होता है? अपने पेट में कछुआ बोता है, यानी उसके अंदर कितनी आत्म केंद्रण है, कितनी व्यक्तिवादिता है, कितनी स्वार्थपरता है, इसका अनुमान हमें समय के बहुत लंबे समय के बाद लगता है। समकालीन कविता में निर्मम वास्तविकताओं की बेपर्द व्यंजना है। नरेंद्र मोहन, राजेश जोशी, अजय अनुरागी, प्रेम शंकर रघुवंशी, नरेंद्र तिवारी, सुनील खन्ना, विजय कुमार, परमानंद श्रीवास्तव, एकांत श्रीवास्तव, मंजू गुप्ता, आलोक धनवा, मोहन सप्रा, अरुण कमल, अनिल जोशी, अमरजीत और प्रताप सहगल और मलखान सिंह सिसोदिया आदि की कविताएं इसका जीता जागता प्रमाण है। इसके अलावा अगर शिल्प की बात करें, भाषा की बात करें, तो भाषा बिल्कुल दैनिक जीवन की भाषा है। इतने उदाहरण हम पढ़ाए हैं, हमें कहीं भी कोई ऐसा शब्द नहीं मिला जिसका अर्थ हमें पता ना हो। समकालीन कविता की भाषा की सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे आसपास के परिवेश से शब्द ग्रहण कर अपनी बात को अभिव्यक्त करती है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भाषा हमारी आम जिंदगी से जुड़ी हुई है तो भाषा में व्यंजनात्मकता नहीं है। व्यंजनात्मकता इतनी भरपूर है कि जो व्यंग्य है वो सीधा हमारे मर्म पर चोट करता है। इसमें साफगोई, सपाट बयानी, अद्भुत संप्रेषणीयता और व्यंजकता है, ये भाषा की विशेषता है। छंद के नाम पर यहां मुक्त छंद का ही प्रयोग किया गया है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। प्रतीक, बिंब और मिथक, ये सब नई कविता के शिल्प, समकालीन कविता के शिल्प की महत्वपूर्ण विशेषता है। समकालीन कविता जीवन का पूरा भूगोल और इतिहास प्रस्तुत करती है, यानी वो अतीत से भी जुड़ी हुई है और वर्तमान परिवेश से भी जुड़ी हुई है। परिवेश का सच्चा, निर्मम, यथार्थ और साक्षात्कृत जीवन अभिव्यक्त हुआ है। कुछ एक पंक्तियां कविता की देखिए। मैं देखता रहा, देखिए परिवेश का किस प्रकार का चित्र यहां कविता में प्रस्तुत किया गया, कैसे देखना है। मैं देखता रहा, हर तरफ ऊब थी। परिवेश में आदमी की मनस्थिति कैसी है? मैं देखता रहा, हर तरफ ऊब थी, संशय था, यानी संदेह की स्थिति थी, कुछ अनिर्णय की स्थिति थी, नफरत थी, एक दूसरे के प्रति नफरत परिवेश में थी। मगर हर आदमी, मैं देखता रहा, हर तरफ ऊब थी, संशय था, नफरत थी, मगर हर आदमी अपनी जरूरतों के आगे असहाय था। सब अपनी जगह सही है, सारे भाव थे, लेकिन सबसे प्रबल भाव कौन सा था? मैं देखता रहा कि हर आदमी अपनी जरूरतों के आगे असहाय था। उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी और यही कारण है कि वो विवश था। उसमें सारी चीजों को नए सिरे से बदलने की बेचैनी थी, अपने मन में बेचैनी थी कि ये जो विसंगतिपूर्ण परिवेश है इसको मैं बदल डालूं, लेकिन अपनी जरूरतों के आगे वो असहाय था और इसी कारण उस बेचैनी को कार्य रूप नहीं दे पा रहा था। रोष था, उसके मन में आक्रोश था, लेकिन उसका गुस्सा एक तथ्यहीन मिश्रण था, आग, आंसू और हाय का। और क्यों वो नहीं इस गुस्से को सकारात्मक रूप से कार्य में क्यों नहीं ले पा रहा था, क्रियान्वित क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि उसकी जो बेसिक जरूरतें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो परिवेश का पूरा जीता जागता दृश्य इन पंक्तियों में अभिव्यक्त किया गया है। श्रीकांत वर्मा इसी तरह कह सकते, अपनी विवशता व्यक्त करते हैं। दो पंक्तियां हैं। मैं आत्महत्या कर सकता हूं न औरों का खून, कि न तो मैं आत्महत्या कर सकता हूं, यानी मैं विवश हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं परिवेश की विसंगतियों से इतना त्रस्त हूं, हताश हूं, निराश हूं, लेकिन न तो मुझ में आत्महत्या करने का साहस है और ना ही मैं किसी और दूसरे व्यक्ति का खून करने का साहस रखता हूं, यानी मुझ में इस तरह का कोई साहस नहीं है। तो ये विवशता कवि श्रीकांत वर्मा अपनी अभिव्यक्त कर रहे हैं और यही विवशता एक आम आदमी की जिंदगी की विवशता है कि वो चाहता तो बहुत कुछ है कर गुजरने के लिए, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी की जो अभाव हैं, जो विवशताएं हैं, वो उसे उतना सक्रिय रूप में सामने नहीं आने देती। प्रमुख समकालीन कवियों में नाम लें तो श्रीकांत वर्मा, कैलाश वाजपेयी, रघुवीर सहाय, दूधनाथ सिंह, मलयज, श्याम विमल, धूमिल, लीलाधर जगूड़ी, बलदेव वंशी, प्रयाग शुक्ल, श्री राम वर्मा, चंद्रकांत देवताले, विजेंद्र, ऋतुराज, डॉक्टर महेश्वर, विनय, विश्वंभरनाथ उपाध्याय, जयसिंह नीरज, मणि मधुकर और नंद किशोर आचार्य प्रमुख समकालीन कवि हैं।
अब दोस्तों, आज का सत्र में हम समकालीन कविता पर बात कर चुके हैं, लेकिन आज के सत्र का समापन मैं एक कविता से करूंगी जो केदारनाथ सिंह की कविता है, 1982 में प्रकाशित हुई, और उसका शीर्षक है बुनाई का समय। 1982। अब देखिए, 1982 की स्थितियों को पूरी अपने जहन में बिठा लीजिए और फिर इस कविता को देखिए कि कवि क्या कहना चाहता है। पूरी की पूरी कविता मैं पढ़ने वाली हूं, और यही हमारे आज की जो आज का सत्र है उसका समाहार है इस कविता के रूप में। केदारनाथ सिंह लिखते हैं, उठो सोए हुए धागों। देखिए, एक एक चीज के प्रतीक को तलाश करने की कोशिश करेंगे। केदारनाथ सिंह लिखते हैं, उठो सोए हुए धागों उठो। सोए हुए धागे कौन है? हम सब, परिवेश के लोग जो विसंगतियां झेल रहे हैं लेकिन जिनकी आत्माएं सोई हुई हैं। उठो सोए हुए धागों उठो, यानी समकालीन कवि आह्वान भी करता है जागने का, जागरूक भी करता है अपने परिवेश के प्रति सचेत होने के लिए, अपने मनुष्य होने के, अपने जीवित होने के एहसास को अभिव्यक्त करने का भी आह्वान करता है। तो कवि लिखते हैं, उठो सोए हुए धागों उठो। उठो कि दर्जी की मशीन चलने लगी है। उठो कि धोबी पहुंच गया है घाट पर। उठो कि नंग धड़ंग बच्चे जा रहे हैं स्कूल। परिवेश का पूरा चित्रण। दर्जी की मशीन, धोबी पहुंच गया है घाट पर, इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो यह कि हर आम आदमी, दर्जी एक निम्न वर्ग का व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, धोबी भी उसी तरह का है। तो एक आम आदमी ने अपने कमाने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम करना शुरू कर दिया है, और एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो कि सो रहा है, जिसका सबसे बड़ा दायित्व है परिवेश में बदलाव लाने का। तो कवि उसे जगा रहे हैं। एक तो यह अर्थ है। दूसरा अर्थ यह है कि दर्जी की मशीन चलने लगी है, यानी दमन चक्र चलने लगा है। धोबी पहुंच गया है घाट पर। उठो कि नंग धड़ंग जा रहे हैं स्कूल। देखिए, वही व्यंग्य, नंग धड़ंग बच्चे जिनके पास स्कूल तो हैं लेकिन पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। उठो कि नंग धड़ंग बच्चे जा रहे हैं स्कूल। उठो मेरी सुबह के धागों और मेरी शाम के धागों उठो। उठो कि ताना कहीं फंस रहा है, कि मेरा जो धागा है वो कहीं पर फंस रहा है, कहीं उलझ रहा है, उसे सुलझाना है। यानी धागा क्या है? परिवेश की जितनी भी स्थितियां हैं, विषम स्थितियां, वो उलझ रही हैं, और जब तक तुम जागोगे नहीं तब तक ये स्थितियां सुधरेंगी नहीं। उठो कि ताना कहीं फंस रहा है। उठो कि भरनी में पड़ गई है गांठ, कि धागे में कहीं गांठ पड़ गई है और जो मशीन चलाने में रुकावट आ रही है, यानी जीवन चक्र में रुकावट आ रही है। परिस्थितियों में विषमता, विसंगतियां, उलझाव बढ़ता चला जा रहा है। उठो कि ताना कहीं फंस रहा है। उठो कि बरनी में पड़ गई है गांठ। उठो कि नाव के पाल में कुछ सूत कम पड़ रहे हैं, कि नाव खेनी है जीवन चलाने के लिए, और उसका जो पाल है, जो हवा के अनुसार उसे दिशा देने वाला है, उसके उसके पाल को बुनने के लिए कोई धागा कम पड़ गया है। यानी जब तक वो पाल पूरा नहीं बुना जाएगा, जब तक धागे की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक पाल नहीं होगा, और पाल नहीं होगा तो नाव आगे बढ़ेगी नहीं। यानी परिवेश एक जगह टिक करके ठहर कर रह गया है, उसको गति देनी है। तो हे सोए हुए धागों उठो। उठो झाड़न में, मोजों में, टाट में, दरियों में दबे हुए धागों। झाड़न में, झाड़ने का जो डस्टिंग का कपड़ा होता है जिससे हम घर में झाड़ पोंछ करते हैं। मोजों में, ये सब क्या है? ये सारे प्रतीक हैं किसके? निम्न वर्ग के। क्योंकि जब तक पूरा समाज ऊपर से लेकर नीचे तक एकजुट होकर नहीं होगा, तब तक संगठन नहीं होगा, तब तक बदलाव नहीं होगा। कवि यही कहना चाहते हैं। तो वो सारे धागों को जगा रहे हैं, यानी निचले स्तर तक समाज के जितने भी धागे हैं, उठो झाड़न में, मोजों में, टाट में, दरियों में दबे हुए धागों उठो। उठो कि कहीं कुछ गलत हो गया है, कि परिवेश में कुछ गलत हो रहा है, और अगर तुम नहीं उठोगे तो बदलाव कैसे होगा। तो दरियों में दबे हुए धागों उठो। उठो कि कहीं कुछ गलत हो गया है। उठो कि इस दुनिया का सारा कपड़ा फिर से बुनना होगा। ये है असली बात।
पूरे परिवेश का चित्रण कर दिया। और अब क्यों उठा रहा हूं ये बता रहे हैं कवि कि ये दुनिया का सारा कपड़ा गल चुका है, उलझ चुका है, व्यर्थ बेकार हो चुका है। अब इस सारे दुनिया के कपड़े को फिर से बुनना होगा, यानी आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। केवल एक क्षेत्र विशेष के स्तर पर नहीं, देश के स्तर पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की जरूरत है। उठो कि इस दुनिया का सारा कपड़ा फिर से बुनना होगा। उठो मेरे टूटे हुए धागों, यानी हताश और निराश मनुष्य को जगा रहे हैं, जो संघर्ष कर करके थक चुका है, टूट चुका है, उसे जगा रहा है कवि। कह रहे हैं उठो मेरे टूटे हुए धागों उठो, और मेरे उलझे हुए धागों उठो। उठो के बुनने का समय हो गया है, यानी दुनिया की सारी स्थितियां इतनी उलझन भरी, इतनी विसंगतिपूर्ण हो गई हैं कि उन्हें फिर से बदलने की जरूरत है। और जब तक समाज का एक एक धागा, चाहे वो टाट का है, चाहे वो मोजे का है, चाहे वो दरी का है, झाड़न का है, कहीं का भी है, चाहे वो टूटा हुआ है, चाहे वो जुड़ा हुआ है, कैसा भी धागा है, जब तक हर एक धागे का सिरा उठकर अपने अधिकार के लिए, अपने संघर्ष के लिए खड़ा नहीं होगा, तब तक इस दुनिया के धागे को, इस दुनिया के कपड़े को फिर से बुना नहीं जा सकेगा। और कवि का आह्वान है कि उठना जरूरी है, क्योंकि अब हद आ गई है, वो चरम बिंदु आ गया है, जबकि दुनिया के पूरे कपड़े को बुनने की जरूरत है। तो समकालीन कविता का ये नमूना है कविता। उम्मीद करती हूं कि आपको पसंद आ गई होगी, और इस कविता के जरिए समकालीन कविता को समझना, उसके भाव को समझना, उसके शिल्प को समझना बहुत आसान होगा। इसीलिए ये कविता मैंने यहां पर प्रस्तुत की। तो ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि समकालीन कविता अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे के सत्र के इंतजार में रहिए, जिसमें हम साठोत्तर कविता और समकालीन कविता से संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे, और उसके बाद आधुनिक कविता प्रश्नों के साथ ही हम आधुनिक कविता की पूरी विकास यात्रा पर एक सरसरी नजर डालेंगे, ताकि कोई बिंदु हमसे रह न जाए। तो चलिए, नमस्कार, अगले सत्र में मिलते हैं।